महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद सूबे में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई। महाराष्ट्र में अब शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। धार्मिक स्थल, मॉल, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे। 8 से लेकर सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे, यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है, लिहाजा इसे रोकने को लेकर मीटिंग्स का दौर चल पड़ा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। देश में कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जिससे दहशत बढ़ रही है। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उससे राज्य सरकारें एक्शन मोड में हैं। एमपी के 4 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम और खरगोन में लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है, उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर बेहद नजदीक से नजर रखने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सी मांडे कहते हैं कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन के जरिए ही वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो महामारी को कंट्रोल में लाने की जो पहले से स्ट्रेटेजी रही है पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, वो कांटेक्ट ट्रेसिंग पे ही है कि लोगों को टेस्ट करके अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली उस आदमी या उसको अलग करके क्वारंटाइन करके। फिलहाल दिल्ली से यूपी और एमपी से छत्तीसगढ़ तक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन के पुराने फार्मूले पर ही काम किया जा रहा है। दिल्ली में भी अब आंकड़े डरा रहे हैं। यहाँ एक दिन में अब 350 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी सामने आने लगी है। तो दिल्ली में आईसीयू जो है वो विदाउट वेंटिलेटर, उनमें बड़ी स्थिति जो है वो अब खराब होती हुई दिख रही है। हम कोरोना ऐप, जो दिल्ली की ऐप है, उसके ज़रिए अगर हम बात करें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कि अभी आईसीयू बेड्स विदाउट वेंटिलेटर, उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई है। बंगाल में 2 दौर की वोटिंग के बाद अब बाकी बचे 6 फेज के मतदान के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सीएम योगी ने आज बंगाल का तूफानी दौरा किया। उनके टारगेट पर टीएमसी रही। चंदन नगर की रैली में सीएम योगी ने बंगाल में गुंडाराज खत्म करने का वादा किया। मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। इसी बीच लेफ्ट और कांग्रेस के साथ अलायंस करने वाले पीरजादा ने ममता बनर्जी पर जुबानी तंज कसा। खुद ममता बनर्जी तो बीजेपी है, तो हम बीजेपी का एजेंट है तो ममता बनर्जी का एजेंट है। कितना पैसा दिया है ममता बनर्जी को पूछिए ना, वो तो बीजेपी है। ये सब बोल के जो गरीब मुसलमान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज़्यादातर सोचने का टाइम नहीं है, गरीब है, का काम में, जॉब में, खेती बागान में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के बंगाल में विभाजन करके बीजेपी को ला के मुसलमान को ख़त्म करने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहा है। वहीं कोलकाता में प्रचार के दौरान टीएमसी के कथित गुंडों के हमले का शिकार हुई बीजेपी प्रत्याशी पायल सरकार। पायल ने विरोध में सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पायल सरकार बहलापुर से चुनावी ताल ठोक रही हैं। बताया जा रहा है रविवार को ठाकुरपुकुर इलाके में प्रचार के दौरान उनके काफिले पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 72 घंटे में मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की जेल में लाया जा सकता है। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर मुख्तार को ले जाने के लिए कहा है।
8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को हैंडओवर लेने को कहा है। यूपी से एक स्पेशल टीम पहले से पंजाब में मौजूद है। मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश एसटीएफ की स्पेशल टीम लाएगी। पंजाब सरकार ने एक पत्र जो है वो उत्तर प्रदेश को लिखा है और उसमें लिखा गया है कि 8 तारीख से पहले जो है यूपी पुलिस जो है मुख्तार अंसारी को ले जा सकती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश से जो पुलिस की टीमें हैं वो पंजाब के लिए निकली हैं। अब देखना होगा वो किस मामले में जो है वो पंजाब पहुंच रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जब कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था तो मुख्तार अंसारी यूपी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में जो है एम्बुलेंस में कोर्ट में पहुंचा था और उसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। खबर है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो मुख्तार को एक अलग बैरक में रखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले पंजाब के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर मुख्तार की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई थी। यूपी की एक स्पेशल पुलिस टीम वहां पहले से मौजूद है और एसटीएफ के जवान भी माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में पंजाब के लिए रवाना हो सकते हैं और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को बहुत कड़ी सुरक्षा में पंजाब जेल से यूपी की बांदा जेल में लाकर शिफ्ट किया जाएगा। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है। जींद महापंचायत में क्या बोल गए केजरीवाल की भगवान से सेटिंग का क्या है राज? 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब देश के हिंदी बेल्ट में पहुंचने लगी है। सियासी पार्टियां भी इस मुद्दे को मुफीद मानते हुए चुनावी फायदे की फसल काटने में जुट गई है। ठाडे रहना, चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के जींद में रैली करने के लिए पहुंचे और खुद की भगवान से सेटिंग होने का दावा कर डाला। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं। रैली में केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा, लेकिन उनका टारगेट नंबर 1 बीजेपी रही। केजरीवाल ने हुंकार भरी कि जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार है। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। इस बीच दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आज पंचायत की। इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे। पंचायत में राकेश टिकैत पर हुए हमले का मामला भी उठा। रही हमले की बात, हमला तो एक सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा, खुल हम क्यों हिचकिचाओगे, हम कहीं क्यों आए? वही पार्टी एक है, सब पार्टी एक हो रही, सब संगठन एक हो रहे। इनके जाने के दिन आगे इनका जो पाप का गड़ा था वो भर गया। हर तरफ मौत का मंजर पसरा था, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। देश के लिए नासूर बन चुके नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में खूनी साजिश को अंजाम दिया। तर्रेम इलाके के सिलगेर के जंगल में हुई मुठभेड़ में करीब 25 जवानों के शहीद होने की खबर है। नक्सली हमले के चलते गृहमंत्री अमित शाह ने असम दौरा रद्द कर दिया और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। धन्यवाद। बीजापुर में हुए इस नक्सली हमले का मास्टरमाइंड दुर्दांत नक्सली हिडमा को माना जा रहा है। इसके अलावा मोस्ट वांटेड माओवादी नेता रमन्ना पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। रमन्ना के सिर पर 1,40,00,000 रुपए का इनाम है। ये गांव इस वक्त पूरी तरह से सूना है। यहाँ ना कोई रहने वाला दिख रहा है और ना ही कोई बच्चे, ना ही कोई महिला और ना ही कोई पुरुष। मगर यहाँ जो नज़ारा है तो वो नज़ारा ये कि यहाँ पड़े हैं जवानों के क्षत विक्षत शव। बताया जा रहा है कि करीब 700 लोगों की भीड़ ने जवानों को निशाना बनाया। 3 घंटे चली मुठभेड़ में 9 नक्सली भी मारे गए।
जिनके शवों को नक्सली अपने साथ ले गए। निश्चित रूप से रणनीति बनाई जाएगी और उसको जो घेरने की रणनीति है उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और वो जो एरिया है पूरा बीजापुर सुकमा वो खाली कराएंगे। नक्सलियों के हमले का जवाब जवानों ने बहादुरी के साथ दिया। आखिरी सांस तक वो नक्सलियों से मुकाबला करते रहे। अब नक्सलियों के इस दुस्साहस के बाद मांग उठ रही है कि नक्सलियों का नाश जरूरी है। उत्तराखंड में आग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल के जंगल में हर ओर ऊंची ऊंची लपटें दिख रही हैं। एक जंगल की आग थमती नहीं कि दूसरे में दावानल विकराल रूप अख्तियार कर लेता है। लगातार फैल रही आग के विकराल होते रूप से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में आग की त्रासदी को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। गृह मंत्री ने एनडीआरएफ को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बनागनी की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं, आम जनता को निजात दिलाएंगे और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के करीब 62 हेक्टेयर इलाके के जंगल आग में धधक रहे हैं, जिसकी वजह से वन्य जीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के मुताबिक अभी तक 1300 हेक्टेयर में आग लग चुकी है। उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिले आग की चपेट में हैं। पौड़ी जिले में जहां 338 हेक्टेयर जंगल का इलाका आग की लपटों में घिरा है, तो वहीं अल्मोड़ा के 163 हेक्टेयर में फैले जंगल आग की जद में है। उत्तराखंड के जंगलों में आग के तांडव को रोकने के लिए रावत सरकार ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी, जिसके बाद एयरफोर्स ने आग बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर देने की मंजूरी दी है। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में ग्लैमर का तड़का। चुनावी रण में बॉलीवुड एक्ट्रेस की हुंकार। मॉडल दीक्षा सिंह ने मुखिया बनने के लिए लगाया जोर। मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह ने भरा पर्चा। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले माता के मंदिर में आशीर्वाद लेती दीक्षा सिंह। पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस दीक्षा सिंह यूपी के जौनपुर जिले में बक्शा ब्लॉक के वार्ड नंबर 26 से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार है, जो चुनावी ताल ठोक रही है। दीक्षा के चुनावी मैदान में उतरने से पूरे जौनपुर में सनसनी फैल गई। लेकिन सवाल ये है कि पेशे से मॉडल, एक्ट्रेस और मिस इंडिया 2015 की रनर अप रह चुकी दीक्षा सिंह एकाएक सियासत में दस्तक क्यों देने लगी? बताया जा रहा है कि दीक्षा को ये फैसला मजबूरी में करना पड़ा। दरअसल बक्शा ब्लॉक के वार्ड नंबर 26 से पहले दीक्षा के पिता जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इस सीट के महिलाओं के रिजर्व होने के ऐलान के बाद दीक्षा सिंह को चुनाव में उतारने का फैसला लिया गया। तो ऐसे में जी मैं तो एकदम से खुश हूँ कि पिताजी नहीं लड़ पाए। मतलब वो बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी टाइम से अपना योगदान दे रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। और अब दीक्षा गांव की गलियों में घूम घूम कर अपने लिए समर्थन और वोट मांग रही है। जौनपुर में 15 अप्रैल को मतदान होना है और 4 चरणों के बाद 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लंबाई 16 फीट और वजन 20 किलो। नौगांव के चाय बागान में किंग कोबरा क्या दिखा? कोहराम मच गया। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक को अपने करीब देखकर असम की जियाजुरी टी स्टेट में दहशत मच गई। टी गार्डन में काम करने वाले मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच किसी ने स्नेक रेस्क्यूअर को फोन पर बुला लिया। इसके बाद इस सांप के रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की गई। हाँ, ये जियाजुरी टी गार्डन है। यहाँ पर 20 किलो का एक किंग कोबरा निकला था और उसको बड़ी आसानी से हम लोगों ने पकड़ के उसको बहुत अच्छा से उसको रेस्क्यू किया है। असम के नौगांव के जियाजुरी टी स्टेट में इससे पहले भी कई बार किंग कोबरा का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये पूरा इलाका किंग कोबरा का नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। दक्षिण और पूर्वी भारत में किंग कोबरा काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। किंग कोबरा बेहद गुस्सैल सांप होता है। डसने पर यह सबसे ज्यादा मात्रा में जहर उगलता है। इसकी एक बाइट हाथी को भी मार सकती है।